Hi guys, welcome to Education Wave, Success Made Easy. Welcome to MSc Botany classes, and in this video tutorial we are going to cover due and BHU syllabus. So आज का जो टॉपिक है वो है प्रोटोप्लास्ट, क्योंकि प्लांट टिश्यू कल्चर में जो प्रोटोप्लास्ट के फ्यूज़न है या फिर कल्चर या फिर आइसोलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो इसकी आइसोलेशन या फिर इसका कल्चर, फ्यूज़न या फिर रीजनरेशन, ये जो तीन टॉपिक्स हैं ये हम इसको बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे हम. बट सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोटोप्लास्ट ये जो है होता क्या है. फॉर एग्जाम्पल प्रोटोप्लास्ट मैं बताती हूँ, पहले डेफिनेशन देखते हैं. दैट प्रोटोप्लास्ट आर नेकेड प्लांट सेल्स विदाउट द सेल वॉल एंड बट दे पोजेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑल अदर सेलुलर कॉम्पोनेंट्स. तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ सेल. ठीक है, तो हमने इसको मान लिया कि ये सेल है और ये इसकी सेल वॉल है. ओके, ये इसकी सेल वॉल है. तो अब क्या है इसके अंदर, आपको भी पता है ये बाहर वाली सेल वॉल होती है और ये दूसरी वाली जो लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और जिसके अंदर हमारा वो साइटोप्लाज्म और जितने भी हमारे न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस पर राइबोसोम्स या फिर हमारा गोल्गी बॉडीज़ जो भी होती हैं. अगर एक पर्टिकुलर सेल, चाहे ह्यूमन की बात कर रही हूँ या प्लांट, यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली प्लांट की बात नहीं की. ठीक है, तो उसमें सारे हमारे क्या होते हैं, अदर सेलुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं हम उन्हें, जो कि साइटोप्लाज्म के बिसाइड जो हमारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उसमें. बट प्लांट में भी तो उसके ऑर्गेनल्स होते हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं. तो जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो एक तरीके से उसकी सेल वॉल को जब आप रिमूव कर दोगे तो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो साइटोप्लाज्म और अदर जो भी सेलुलर कंपोनेंट्स बचे वो होता है हमारा प्रोटोप्लास्ट. तो प्रोटोप्लास्ट सिर्फ एक नेकेड प्लांट सेल होता है जिसकी कोई सेल वॉल नहीं होती, बट इट पोजेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑल अदर सेलुलर कंपोनेंट्स. ये खत्म इसका प्रोटोप्लास्ट का डेफिनेशन. ना होता क्या है ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन क्या होता है, सबसे पहले हम फ्यूजन देख लेते हैं. ठीक है, ये जो फ्यूजन है वो सिर्फ एक ही लाइन का होता है, लाइक कि जब डिफरेंट स्पीशीज़ के प्रोटोप्लास्ट हमने उठाए, लाइक ये ए स्पीशीज़ मान ली और ये मैंने बी स्पीशीज़ मान ली, इन दोनों के प्रोटोप्लास्ट को जब मैंने फ्यूज़ कर दिया. ठीक है, फ्यूज़न कितनी सारी तरीक़ों से होता है, हम कल्चर करके कर सकते हैं ना, लाइक वो जो जितने भी प्रोसेसेस हैं हम इन विट्रो फ्यूज़न कर सकते हैं. इतनी सारी टेक्नोलॉजी है हमारे पास इनके फ्यूज़न के लिए. तो जब इनके बीच में फ्यूज़न किया, ऑब्वियस सी बात है कि जब स्पीशीज़ डिफ़र कर रही हैं तो कोई जो हमारा फ्यूज़न के बाद जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो भी एक तरीके का रिकॉम्बिनेंट हो गया है ना. तो जब भी हमें ऐसे प्रोडक्ट मिलता है उसको हम बोलते क्या है, इट जनरेट्स अ हाइब्रिड बना देना. ठीक है, तो जब प्रोटोप्लास्ट दो डिफरेंट स्पीशीज़ के फ्यूज़ करते हैं ना तो वो एक हाइब्रिड फॉर्म करते हैं. एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. क्यों सोमैटिक बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने जर्म सेल्स नहीं लिए. सोमैटिक में सिर्फ हम सोमैटिक सेल्स लेते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते. तो ये प्रोटोप्लास्ट भी पार्टिसिपेट नहीं करता. आपको पता है कि जो प्रोटोप्लास्ट ये जो सेल्स होते हैं ये एक तरीके से क्या है, डिप्लॉयड सेल्स है ना. लाइक हमें भी पता है कि ह्यूमन सेल में जो हमारी पूरी बॉडी बनी है वो डिप्लॉयड सेल से बनी है. अगर देखा जाए बस हमारे जो रिप्रोडक्शन के जो हमारे गैमीट्स जो फॉर्म होते हैं वो सिर्फ क्या होते हैं, हैप्लॉइड जर्म सेल्स जिनको मैं बोलूँ अगर. बाकी तो हमारे जो सोमैटिक सेल्स हैं वो डिप्लॉयड ही होते हैं, ये याद रखिएगा. तो सिर्फ प्रोटोप्लास्ट भी एक क्या है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. क्यों बोला गया, क्योंकि वो सोमैटिक सेल है और इन्हीं को हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन. अब ये देखो, ये जो लिखा है ना इन पे अभी आप ध्यान मत दो, बिकॉज हाइब्रिड प्लांट ये सब चीज़ें अभी इनसे पहले हमें तीन चीज़ों का पता होना चाहिए. ये वही डायग्राम है, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगी. पहले उसमें मैंने आपको ये बताया कि प्रोटोप्लास्ट ए बना, प्रोटोप्लास्ट बी बना, फ्यूज़ होके उन्होंने एक हाइब्रिड बनाया एक तरीके से. ठीक है, बट इससे पहले हमें तीन चीज़ों का जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है. लाइक एक होता है मिनी प्रोटोप्लास्ट. ठीक है, मिनी प्रोटोप्लास्ट. फिर होता है हमारा साइटोप्लास्ट एंड देन हमारा होता है माइक्रो प्रोटोप्लास्ट. ठीक है, तो अब हुआ क्या, लाइक मिनी प्रोटोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं, कैरियोप्लास्ट भी बोलते हैं. तो देखो, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज कैरियो. कैरियो का मतलब आपको पता है न्यूक्लियस है ना. तो इसे कैरियोप्लास्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस होता है. तो ऐसे प्रोटोप्लास्ट जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है. बट मिनी क्यों बोला इन्होंने, क्योंकि मिनी प्रोटोप्लास्ट क्या होता है वो बहुत छोटा होगा. अगर मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं
कि ये जो प्रोटोप्लास्ट था, ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, लाइक अगर मैं देखूं कि ये डिवाइड कर रहा होगा किसी तरीके से, अगर प्रोटोप्लास्ट डिवीज़न हो रहा होगा तो जो बाद में हमारे ना ऐसे बनता है, ये जो छोटा सा मिनी प्रोटोप्लास्ट है जिसके अंदर न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, ठीक है, जिसके अंदर न्यूक्लियस आएगा। एक होता है हमारा सिर्फ, ये मान लो अगर मैं इसको बोलना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ कि ये वैक्यूल है। अगर इनके अंदर मैंने क्या करवाया, एक तरीके से ये जो है ये सब प्रोटोप्लास्ट फॉर्म करने जा रहा है, तो ये क्या करेगा, ऐसे थोड़ा सा दूर दूर जाएंगे क्योंकि इनके अंदर डिवीजन हो रही है, साइटोकाइनेसिस कह सकते हो आप इसको, है ना, जब सेल्स के अंदर ऐसे ऐसे करके फरो एंड पे से वो अंदर की साइड को घुसते चले जाते हैं ताकि वो वहाँ से टूट सकें। तो न्यूक्लियस इधर सेपरेट हो रहा है, हमारा फूड वैक्यूल ऐसे दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं जा रहा है, इसलिए फूड वैक्यूल याद रखना, फूड वैक्यूल है ये, और ये न्यूक्लियस है। तो जब इनमें डिवीजन हुई तो हमारा फूड वैक्यूल वाला एक अलग निकल गया, ये न्यूक्लियस के साथ हमारा एक अलग निकल गया, पर इसका साइज़ थोड़ा छोटा है। तो अगर मैं ड्रॉ करूँ इधर इसको फिर से, तो ये हमारा थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू दिस वन। तो ये हमारा फूड वैक्यूल के साथ जो बिना हमारे उसके निकला है, इसके अंदर कोई भी क्या है, न्यूक्लियस नहीं है। तो ऐसे सेल्स को क्या बोलते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इनको हम बोलते हैं, ये भी एक सब प्रोटोप्लास्ट है, ये भी एक सब प्रोटोप्लास्ट है, इसी का सब प्रोटोप्लास्ट मिले हमें ये दो। जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है हम उसको बोलते हैं ई न्यूक्लिएटेड, है ना। तो सब कुछ है, लाइक साइटोप्लाज्म पूरा है, ओरिजिनल मटेरियल है जो जिस प्रोटोप्लास्ट से आया है, बट इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लास्ट। तो हमारा साइटोप्लास्ट क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि वो सब प्रोटोप्लास्ट विच कंटेन्स द ओरिजिनल साइटोप्लाज्मिक मटेरियल, ठीक है, चाहे वो पार्ट हो मतलब आधा हो चाहे वो पूरा हो, बट होना क्या चाहिए, ओरिजिनल, बट लैक न्यूक्लियस, लेकिन उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता इसलिए वो डिवाइड नहीं कर सकता, बट साइब्रिडाइजेशन में उन्हें हम ले सकते हैं। साइब्रिडाइजेशन क्या है, एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसके अंदर आप नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट को, एक नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट हम तो मिनी प्रोटोप्लास्ट को भी कह सकते हैं, जिसके पास हमारा क्या है, सारा न्यूक्लियस है, सब कुछ है, बस वो छोटा है, मिनी इसलिए बोल रहा है वो। तो एक नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट को तुमने एक साइटोप्लास्ट के साथ फ्यूज़ करवाया, इसको हम साइटोप्लास्ट क्यों बोलेंगे, यहाँ पे जब मैं बताऊंगी अभी नीचे, साइटोप्लास्ट विद एन ई न्यूक्लिएटेड, बिना न्यूक्लियस वाले प्रोटोप्लास्ट के साथ जब तुम फ्यूज़ करोगे तो या तो वो फॉर्मेशन करता है साइब्रिड की, जिसे हम साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो साइब्रिडाइजेशन में हम बिना न्यूक्लियस वाला क्या लेते हैं, प्रोटोप्लास्ट लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से न्यूक्लियस हटा दूँ और अब फ्यूज़न करूँ तो ये प्रोसेस साइब्रिडाइजेशन कहलाएगी, क्योंकि मैंने इसके अंदर एक साइटोप्लास्ट लिया जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, इट लैक न्यूक्लियस, इट लैक्स न्यूक्लियस, ओके, न्यूक्लियस, सॉरी। सो साइटोप्लास्ट पता लग गया, एक ऐसा प्रोटोप्लास्ट जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। अब माइक्रो प्रोटोप्लास्ट, ये तो वही है कि सब प्रोटोप्लास्ट जिसके अंदर बस थोड़े से ही क्रोमोसोम्स आए हों। तो लाइक अगर मैं बोलना चाहूँ तो बस आप ये लिख लेना कि सारे नहीं बट फ्यू क्रोमोसोम्स जो हैं इसको मिलते हैं, इट कंटेन्स फ्यू क्रोमोसोम्स, नॉट ऑल। लेकिन मिनी प्रोटोप्लास्ट में सारा ही न्यूक्लियस उसको मिल जाता है, देखा होगा आपने, है ना। तो ये हो गया, ये तीन चीज़ें अब अगर हमें पता लग गई तो अब आपको ये समझने में बहुत ईजी होगा। तो अगर मैं इसे, आप लिख लेना ये सब चीज़ें, क्योंकि ये बेसिक है, ठीक है, बहुत बेसिक है, बट ये इसे कभी आपने ये ऐसे नहीं सुना होगा मिनी प्रोटोप्लास्ट, साइटोप्लास्ट, बट अगर आपको एक बार पता चल गया ना इन तीनों चीज़ों के बीच में डिफरेंस, तो ये साइब्रिडाइजेशन या फिर फ्यूजन जहाँ पे भी आपको लिखने के लिए आएगा तो आप उसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, एलोबरेट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को ऐड कर करके। लाइक अगर मैं यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट भी लिखना चाहूँ तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ कि ये एक साइटोप्लास्ट है। अब किसी को नहीं पता साइटोप्लास्ट बट आपको पता है तो आप समझ जाओगे कि ये ई न्यूक्लिएटेड है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं है। इसीलिए तो इस प्रोसेस को हम साइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं ना, क्योंकि साइब्रिडाइजेशन का मतलब ही यही है, एक फिनोमिना ही यही है कि हम नॉर्मल किसी प्रोटोप्लास्ट को, किसी नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट को किसी ई न्यूक्लिएटेड या साइटोप्लास्ट के साथ जब फ्यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक हाइब्रिड आया। लेकिन वो कैसा हाइब्रिड आया, साइब्रिड बोलते हैं हम उसे, ठीक है, साइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया, अगर मेरे पास है ही नहीं, इसमें मान लीजिए कि है ही नहीं हमारे पास,
तो इसका न्यूक्लियस आ गया, बट इसका भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट आ गया, इसका भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट आ गया। तो फ्यूज्ड का के पास एलिमिनेटेड न्यूक्लियस ऑफ बी है, लाइक है ही नहीं, इसे मान सकते हो कि फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट विद ओनली न्यूक्लियस ऑफ ए, ठीक है, फॉर्म्ड साइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। और ये साइब्रिड प्रोटोप्लास्ट क्या करेगा, अब साइब्रिड प्लांट फॉर्म करेगा, ठीक है। तो हाइब्रिड तो वो था जब हमने दो प्रोटोप्लास्ट को फॉर्म किया था और एक हमारा हाइब्रिड बन गया था, बट साइब्रिड में क्या है, हमारा जो फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट है उसमें हमारा एक में न्यूक्लियस नहीं होता, एक ई न्यूक्लिएटेड हो। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। तो आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट का क्या मतलब है कि जो प्रोटोप्लास्ट है हम दो टेक्निक से आइसोलेट कर सकते हैं, एक मैकेनिकल, एक एंजाइमेटिक मेथड। मैकेनिकल मेथड में आपने क्या किया, एक स्मॉल पीस ऑफ एंडोडर्मिस लिया, प्लांट का कोई सिलेक्ट किया, लाइक आपको भी पता है कि आपने एंडोडर्मिस देखा है, एपिडर्मिस सॉरी। तो ऐसे सेल्स होते हैं हमारे, उनके अंदर न्यूक्लियस होता है ऐसे। तो आपने कोई एक पर्टिकुलर सेल ले लिया, चलो मैंने ये ले लिया। अब क्या करोगे, इसके अंदर ना प्लाज्मोलिसिस कराओगे, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस जब आपने कराया तो ये जो प्रोटोप्लास्ट है ना इसका, ये जो प्रोटोप्लास्ट होता है यहाँ पे, मान लो ये सेल वॉल है इसकी, तो ये जो पूरा सेल है, इसकी जो सेल वॉल है उससे बीच में पूरा ना ये श्रिंक होके प्रोटोप्लास्ट इतना सा बन जाएगा, ठीक है। और बीच में अगर मैं बनाना चाहूँ तो इसका न्यूक्लियस चलो येलो से बना देती हूँ, ठीक है। तो विद न्यूक्लियस ये बीच में छोटा सा श्रिंक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने प्लाज्मोलिसिस कराई तो ये श्रिंक्ड हमारा प्रोटोप्लास्ट है, बीच में प्रोटोप्लास्ट श्रिंक अवे फ्रॉम द सेल वॉल। अब क्या होता है, द टिश्यू इज़ डाइसेक्टेड। अब हमने इस टिश्यू को डाइसेक्ट कर लिया, लाइक मैंने किसी भी तरीके से हम डाइसेक्ट करना तो जानते ही है, इसको यहाँ से मैंने कट मार दिया, तो मैंने क्या किया, इसको डाइसेक्ट कर दिया, डाइसेक्ट किया, डाइसेक्ट दी सेल वॉल, ठीक है। ये तीसरा स्टेप है, श्रिंक्ड प्रोटोप्लास्ट। पहला ये प्लाज्मोलिसिस कराने वाला फर्स्ट स्टेप था, फिर हमने श्रिंक्ड कर दिया प्रोटोप्लास्ट को, प्लाज्मोलिसिस से एक बार हो गया तो उसको डाइसेक्ट कर दिया सेल वॉल को। अब प्रोटोप्लास्ट रिलीज़ हो जाएगा। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो अगर मैंने जो डाइसेक्ट किया हुआ है उसके अंदर से ऐसे प्रोटोप्लास्ट मेरा बाहर आ गया है ना, इतना प्रोटोप्लास्ट मेरा बाहर आ गया और ये जो सेल जो डाइसेक्टेड था वो अलग हो गया, तो ये सेल वॉल सेपरेट हो जाती है, ठीक है, सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोटोप्लास्ट। अब एंजाइमेटिक मेथड में क्या होता है, द एंजाइम्स दैट कैन डाइजेस्ट द सेल वॉल आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन। देखो एंजाइमेटिक मेथड ना लोग करते नहीं हैं बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि ये टिडियस है, वो रीजंस देते हैं कि उन्हें पसंद नहीं, बट एंजाइमेटिक मेथड में मैं देखना इसमें बहुत ईजी होता है। अगर सेल वॉल हमारी प्लांट की कितनी तरीके से बनी होती है, लाइक सेल्यूलोज की हो सकती है, वो हेमी सेल्यूलोज की हो सकती है, तो हम उसके एंजाइम्स यूज़ कर सकते हैं। लाइक सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए आप सेल्यूलेज ले सकते हो, पैक्टिन को डाइजेस्ट करने के लिए आप पैक्टिनेज ले सकते हो, ठीक है। तो एंजाइम्स आप उस सेल वॉल के ले सकते हो जो जिस भी से भी वो सेल वॉल बनी हुई है, तो बस एंजाइम्स लो, वो डाइजेस्ट हो जाएगा, प्रोटोप्लास्ट आपको मिल जाएगा श्रिंक्ड बिल्कुल, या फिर श्रिंक्ड भी क्यों ही करना, मतलब प्रोटोप्लास्ट आपको मिल गया क्योंकि सेल वॉल तो है नहीं। ये आइसोलेट कर लिया। अब इसको कल्चर करना, अभी हमने देखा है कि फॉर एग्जांपल अभी हमने साइब्रिड प्लांट बनाया था एक, अगर मान लो मुझे साइब्रिड प्लांट मुझे बहुत सारे चाहिए तो मैं उसका भी तो प्रोटोप्लास्ट अगर ऐसे ही करना चाहूँ तो कर सकती हूँ ना, उसके एक प्रोटोप्लास्ट से मैं बहुत सारे कल्चर करके बना सकती हूँ अपने प्लांटलेट्स, है ना। इसीलिए ये सारी यहाँ पे प्रोसेसेस सिखाई जा रही हैं कि पहले आइसोलेशन करना, फिर उसको कल्चर करते हैं हम। कल्चर हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, या तो हम उसे लिक्विड कल्चर पे कर लो, या उसे तुम सेमी सॉलिड होता है जो हमारा अगार कल्चर होता है उस पर कर लो। तो आपने प्रोटोप्लास्ट को कल्चर करने गए तो कल्चर करने के लिए क्या चाहिए होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। अब इस प्रोटोप्लास्ट को आपने किस पे किया, डाल दिया, मान लेते हैं मैंने अगार कल्चर यूज़ किया क्योंकि मुझे अगार अच्छा लगता है, क्योंकि एक फिक्स्ड पोजीशन पे आपने उसको रख दिया, वो मूव नहीं करता, ठीक है। वो आराम से पहले क्या बनाएगा, डिवाइड करेगा और सेल के क्लोन्स बनाएगा, ठीक है। तो वही प्रोटोप्लास्ट अब क्लोन्स बनाएगा, तो हम उसको कल्चर कर रहे हैं, उसकी एक तरीके से हम उसकी जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा रहे हैं, उस एक प्रोटोप्लास्ट को बहुत सारे कल्चर्स कर रहे हैं। अगार कल्चर में क्या होता है, वो फिक्स्ड पोजीशन में रहता है, तो मैंने प्रोटोप्लास्ट के लिए अगार कल्चर यूज़ किया था, फिर वो उसमें डिवाइड करेगा और सेल क्लोन्स बनाएगा।
कभी कभी लोग हमारे लिक्विड कल्चर्स यूज़ करते हैं, बट द सेल कैन नॉट बी डिवाइडेड इन अगार मीडियम इन सम प्लांट स्पीशीज। जो सेल्स होते हैं वो अगार मीडियम में नहीं ग्रो करते, तो वो लिक्विड मीडियम ही एक ओनली चॉइस होती है, तो इसलिए लोग लिक्विड मीडियम को चूज़ करते हैं, लिक्विड कल्चर चूज़ करते हैं। ओके, ये था हमारा कल्चर। अब हुआ क्या, रीजनरेशन स्टार्ट कैसे होगी, वो भी अकर्स इन 2 स्टेजेस। या तो सेल वॉल फॉर्मेशन पहले करेगा, या फिर वो कैलस डेवलपमेंट और फिर होल न्यू प्लांट बना लेगा। तो देखो, पहले जो प्रोटोप्लास्ट था विद प्रॉपर सेल डेवलपमेंट अंडरगो नॉर्मल सेल डिवीजन। तो अगर एक प्रोटोप्लास्ट था, उसने सेल वॉल बना ली और अब वो प्रॉपर सेल डिवीजन में जाएगा और फिर क्या बना लेगा, वही आगे न्यूली डेवलप्ड सेल वॉल क्या करेगा, प्रोटोप्लास्ट का कैन बी आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग कैल्कोफ्लोर वाइट फ्लोरेसेंट स्टेन। तो अगर प्रोटोप्लास्ट के पास सेल वॉल आई है या नहीं उसका पता लगाना हो, तो आप ये वाला स्टेन डालोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। इस स्टेन से क्या होगा, वो सेल वॉल कलर हो जाएगी और आपको दिख जाएगा कलर, एक तरीके से आपको पता चल जाएगा, वो इंडिकेटर होगा कि हाँ भाई सेल वॉल बन चुकी है। अब ये न्यूली डेवलप्ड सेल वॉल ऑफ कैन बी आइडेंटिफाइड बाय कैल्कोफ्लोर वाइट फ्लोरेसेंट। अब जो कैलस होगा, दूसरा प्रोसेस बता रहा है कि अगर कैलस फ्रॉम प्रोटोप्लास्ट कल्चर डज नॉट हैव सच स्ट्रक्चर्स, the first success of regeneration of plant from protoplast culture of Nicotiana tobacum was achieved by Takebe et al. तो जो सबसे पहले किया गया था वो निकोशियाना टोबैकम पे किया गया था, ठीक है। सबसे पहला जो हमने ये जो भी प्रोटोप्लास्ट का ये जो रीजनरेशन देखा था वो किस में देखा था, हमने टोबैको प्लांट में देखा था। और किसने किया था इसको, टाकेबे ने किया था। तो ये एग्जाम में आता है कि किसने सबसे पहले इसको किया था। ये प्रोटोप्लास्ट में सिर्फ इतना ही पढ़ना था, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन दोनों में डिफरेंस क्या है एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। 2 कौन से तरीके हैं, 2 स्टेजेस कौन सी है जिसमें प्रोटोप्लास्ट रीजनरेशन देखने को मिलती है। लाइक पहले तो वो सेल वॉल फॉर्मेशन करेगा, ये प्रोटोप्लास्ट था, यहाँ पे उसने सेल वॉल फॉर्मेशन की, इसने सेल वॉल बना ली, ये सेल वॉल बना ली। अब ये जाके माइटोटिक या फिर जो भी डिवीजन करना चाहता है सेल वॉल की, वो डिवीजन करेगा, सेल डिवीजन करेगा, नॉर्मल सेल डिवीजन जैसे हर कोई करता है। बट अब नेक्स्ट में क्या होता है, कभी कभी जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो कैलस बना लेगा, मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स बना लेगा। और आपको भी पता है कैलस में से फिर वही हमारा न्यूली प्लांट सेल्स के फिर नीचे से ग्रो होते हैं, ऊपर से ऐसे करके। मैंने आपको ऑर्गेनो एम्ब्रियोजेनेसिस में ये सब चीज़ें सिखाई थी कि कैलस से फिर बाद में फॉर्मेशन कैसे देखने को मिलती है, ठीक है। फिर हमारा पूरा होल न्यू प्लांट हमें मिल जाएगा। ये एक डायग्राम लगाया था मैंने, इसमें देख लेते हैं कि लाइक यंग प्लांट है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बट चलो यंग प्लांट था, फिर उसकी को लीफ को स्टरलाइज करना पड़ता है, फिर एपिडर्मिस आपने उसका पील किया, एपिडर्मिस कुछ ऐसा दिखा, फिर उसकी जब प्लाज्मोलिसिस कराई तो देखो कितना श्रिंक हो गया ना। प्लाज्मोलिसिस कराते ही प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स आपको दिखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे आ गया, श्रिंक्ड हो गया, वो दूर जा रहा है सेल वॉल से। फिर सारे सेल्स इन एंजाइम मिक्सचर में डाल दिए, मतलब एक एंजाइमेटिक मिक्सचर में भी डाल सकते हो, उसको प्लाज्मोलिसिस भी करा सकते हो। ये यहाँ दिखा रहा है दोनों चीज़ें कि मैकेनिकल मेथड यूज़ करना है तो ये कर लो या फिर ये कर लो, फिर इसको डाइसेक्ट कर लो, सेल वॉल को डाइजेस्ट भी करा सकते हो और प्रोटोप्लास्ट रिलीज़ हो जाएगा। जब प्रोटोप्लास्ट रिलीज़ हो गया तो सेल की डेब्रीज नीचे आ गई, लाइक कोई एंजाइम यहाँ पे वो डाल रहा है, ठीक है, कि एंजाइम से क्या होगा, सेल वॉल्स क्या हो जाएंगी हमारी, नीचे चली जाएंगी, एक तरीके से डाइजेस्ट हो जाएंगी, तो सेल नीचे आएगा, जो भी हमारी सेल की डेब्रीज हैं, जो बच्चा कुचा वो नीचे आ जाएगा और ऊपर से हमारा सिर्फ प्रोटोप्लास्ट बच जाएगा। अब आपने आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट ले लिए, ये बीच में न्यूक्लियस है, ये पूरा प्रोटोप्लास्ट है, उनको प्रोटोप्लास्ट की प्लेटिंग कर दी। या तो वो क्या करेगा, सेल वॉल फॉर्मेशन करेगा, अब वो सेल के क्लम्प्स बना लेगा, कैलस बन गया, कैलस डिफ्रेंशिएट होगा, अब वो प्लांटलेट डिराइव करेगा उसी में से और यंग प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब हमने देखने को ट्राई किया तो ये सर्कल पूरा यूं करके घूम गया, इसी को बोलते हैं हमारा प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, ठीक है, या फिर प्रोटोप्लास्ट रीजनरेशन इसको आप कह सकते हो। देखने को हमें यही मिला कि कैसे आप प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करो, कल्चर करो और उसका फिर रीजनरेशन करो, ये पिक्चर्स के थ्रू था। अच्छा, इसमें एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं, इनको हम बहुत डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लाइक एप्लीकेशंस क्या हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के, माइक्रो प्रोपोगेशन, लाइक आपने भी देखा होगा कि एक तो क्लोनल प्रोपोगेशन आपने देखा होगा कि क्लोन्स बनाते हैं, हम एक ही प्लांट को लिया और हमने बहुत सारे उसमें ग्रो कर दिए। माइक्रो प्रोपोगेशन क्या हो जाता है, बस इन विट्रो कर देते हो आप, लैब्स में कर देते हो, एक ही तरीके के बहुत सारे प्लांट्स को
उगाना, एक तरीके से ग्रो करना। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, जो हमें चीज़ें लाइक जो भी सेल्स से मिलने वाली ऑयल्स हो गए या फिर कुछ भी रेजिन्स हो गए, जितनी भी चीज़ें हमें सेल्स से मिल रही हैं, उन चीज़ों को ग्रो करने से हमें कुछ तो मिल रहा होगा, उनको यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं वो मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये एप्लीकेशंस बहुत डिटेल में जाएंगे। बट यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर के बस मैं ये बता रही हूँ कि वो जो सेल्स हैं जिनको हम ग्रो कर रहे हैं या फिर जिन प्लांट्स को हम ग्रो कर रहे हैं उनसे हमें कुछ तो चाहिए होगा, तो वो एक तरीके से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को हमें लेने के लिए हम प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं। एंड्रोजेनेसिस करने के लिए, एंड्रोजेनेसिस में क्या होता है, सिर्फ आप पोलन ग्रेन या फिर आपने एंथर ले लिया और उससे आपने पूरा एक हैप्लॉइड प्लांट बना दिया, ठीक है। तो ये भी तो एक अचीवमेंट की तरह ना, कि जिस पोलन ग्रेन से आप डिप्लॉइड प्लांट बना रहे हो उसी से आपने हैप्लॉइड प्लांट बना लिया, है ना। वायरस एलिमिनेशन, वायरस को किसी तरीके से आप बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हो प्लांट टिश्यू कल्चर से, ये भी हम पढ़ेंगे। हैप्लॉइड्स बनाना, लाइक मैंने आपको दिखा दिया, एंड्रोजेनेसिस और हैप्लॉइड फॉर्मेशन दोनों एक ही चीज़ है। ट्रिप्लॉइड्स भी बना सकते हो। ट्रिप्लॉइड्स कैसे बनाओगे आप, हाइब्रिड्स मैंने अभी दिखाया, हाइब्रिड्स बना के आपको। क्रायो प्रिजर्वेशन, उसको प्रिजर्व कैसे करोगे। अगर मेरे पास ये प्रोटोप्लास्ट था जो हमने आज पढ़ा, मैं अभी इसमें से नहीं ग्रो करना चाहती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये एक्सटिंक्ट ना हो और मैं इसे कहीं प्रिजर्व कर लूँ, बचा के रख लूँ, ताकि मुझे बाद में यूज़ आए तो मैं उसे यूज़ कर लूँ। तो क्रायो प्रिजर्वेशन वहाँ पे यूज़ होती है। जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, मतलब हम अपने सेल्स को कैसे कंजर्व करें। जर्म प्लाज्म से समझ आ गया होगा आपको कि वही सेल्स जिनसे हमें रिप्रोडक्शन में हेल्प आ रही है, उन सब चीज़ों को कंजर्व कैसे करें, कैसे बचाएं हम। ये था एप्लीकेशन प्लांट टिश्यू कल्चर का। सो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, एंड ऐड अस ऑन educationwave.in। यहाँ पे आपको वीडियोज़ अवेलेबल हैं, नोट्स अवेलेबल हैं, और जितना भी आपको क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। थैंक यू सो मच।